हम रिसेंट डेटा की बात करेंगे तो 11,000 स्टार्टअप्स बंद हुए हैं। मेरे पास एक इन्वेस्टर आए थे। इन्वेस्टर ने कहा आई विल मीट दिस फाउंडर ओवर डिनर। वहाँ पे पूरी कहानी सुनी इन्वेस्टर ने और फाउंडर को कह दिया कि आई कैन नॉट डू योर डील बिकॉज ऑफ दीज पॉइंट्स। फाउंडर ने कहा आई विल मेक श्योर यू कम ऑन माई कैप टेबल। तो ईगो वॉर तो है ही है। आप वैल्यूएशन बढ़ा चढ़ा के बता रहे हो क्योंकि आपको ईगो इशू है। बॉक्स इन पहले से ही कर देते हो। एक फाउंडर ने मेल लिखी थी माई डॉग इज सिक, आई कैन नॉट कम ऑन द कॉल। इन्वेस्टर ने बोला ओके आई एम नॉट इन्वेस्टिंग। 2 बच्चों के साथ बिजनेस शुरू करना कितना मुश्किल था? बहुत मुश्किल था क्योंकि एक तो कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था और बिल्कुल स्क्रैच से सब कुछ शुरू करना। तो आप अभी भी बूटस्ट्रैप्ड हो या आपने इन्वेस्टमेंट ली है? एक आदमी ने मुझे कहा था आपके बस की कुछ नहीं है। आज उनका सब कुछ फिनिश्ड हो गया। 450 कंपनीज की हेल्प करी है 45 कंट्रीज में। हमने 5 VC फंड्स की हेल्प करी है। 600 मिलियन की फंडिंग हम करा चुके हैं। हमारे पास एक फाउंडर आया था, वो हमारी टीम को कॉल पे डांट रहा था और थोड़े से बैड वर्ड्स बोल रहा था। तो मैंने अपनी टीम को बोला यू लीव द कॉल। मैंने बोला सर यू कैन नॉट टॉक टू माई टीम लाइक दिस, यू कैन टेक योर मनी बैक बट यू कैन नॉट टॉक टू माई टीम लाइक दिस। सन और फादर ने मेरे को 3 months मनाया कि प्लीज़ पिक अवर प्रोजेक्ट, वी आर सॉरी फॉर व्हाट हैज हैपेंड। डबल पेमेंट मांगी, मुझे डबल पेमेंट भी मिली। यू कैन नॉट यूज द इन्वेस्टर्स मनी टू बाय अ हाउस, टू बाय अ कार। तो आप ट्रस्ट ब्रेक करें, यू हैव टू यूज इट एज अ बिजनेस मनी। एक लेटेस्ट स्टडी के अकॉर्डिंग इंडिया में रिसेंटली 11,000 बिजनेसेस शट डाउन हुए हैं जो मेजरली MSMEs हैं या स्टार्टअप्स हैं, राइट। एंड इनके मल्टीपल रीजंस दिए गए हैं कि उनके पास फंडिंग नहीं है या उनके पास पिवट करने का स्कोप नहीं मिला या वो इन्वेस्टर रेडी नहीं थे। सो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस एक फाउंडर के माइंड में आते हैं कि वो अपने बिजनेस को कैसे सेटल करे, वो अपने बिजनेस को ग्रोथ पाथ की तरफ कैसे लेकर जाए और उन सबसे पहले वो अपने बिजनेस को इन्वेस्टमेंट रेडी कैसे करे। उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ है वंदना तोलानी। शी इज़ फाउंडर ऑफ कॉन्वेंटो। कॉन्वेंटो की स्टोरी बहुत अच्छी है। ये बूटस्ट्रैप बिजनेस इन्होंने सेटल किया है, मतलब कि इन्होंने बिजनेस बनाने के टाइम पे खुद ही एक एग्जांपल सेट करा है कि कैसे एक बूटस्ट्रैप बिजनेस को स्केल अप किया जा सकता है एंड एक टीम सेटल की जा सकती है जो फाउंडर्स को, बिजनेसेस को इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करा रही हैं, उनको इन्वेस्टमेंट रेडी करते हैं। प्लस इन्होंने बहुत सारी चीज़ें आज हमने डिस्कस करी हैं जिसमें इन्वेस्टर्स क्या चीज़ें देखते हैं, फाउंडर्स क्या चीज़ें गलत करते हैं, फाउंडर्स क्या चीज़ें सही करेंगे तो उनको इन्वेस्टमेंट मिलेगी। तो ये वाला पॉडकास्ट एंड तक देखना। एंड आई एम श्योर अगर आप एक बिजनेस ओनर हो, एक फाउंडर हो, एक स्टार्टअप रन कर रहे हो तो आपके लिए बहुत कुछ है इस पूरे पॉडकास्ट में। और अगर आप बिजनेस ओनर नहीं हो तो ये अपने किसी भी बिजनेस ओनर या फाउंडर के साथ शेयर करना, उनकी बहुत हेल्प होगी इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट में इन्वेस्टमेंट को समझने में कि इन्वेस्टमेंट कैसे काम करती है और उनको इन्वेस्टमेंट कैसे मिल सकती है। तो इस पॉडकास्ट को पूरे एंड तक देखना। आई एम 100% श्योर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वंदना मैम, वेलकम टू द पॉडकास्ट। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। कैसा चल रहा है आपका सारा कुछ? कैसी चल रही है कॉन्वेंटो? कॉन्वेंटो बहुत अच्छी चल रही है। ये हमारा 12th ईयर है और हमने 450 इन्वेस्टमेंट्स करे हैं 45 कंट्रीज में और 5 VC फंड्स को सपोर्ट करा है अभी तक। ओके, ऑलराइट। तो बहुत अच्छा चल रहा है। सो मैम, यू स्पेंड 15 years इन सिंगापुर एंड जकार्ता एंड उसके बाद आप वापस आए, देन यू स्टार्टेड कॉन्वेंटो। मेन कल्चरल चेंज क्या लगा आपको? देखिए, मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप तो इंडिया में ही हुई थी और फिर मैं सिंगापुर जकार्ता में थी। तो जो साउथ ईस्ट एशिया है वो थोड़ा स्ट्रक्चर्ड है और वहाँ रिसोर्सेज भी हैं, वहाँ नेटवर्क भी है, वहाँ पे लोगों का फैमिली वेल्थ बहुत है। तो उसी से वो स्ट्रक्चर करते हैं। इंडिया में रेजिलियंस है, हंगर फॉर वर्क है और जुगाड़ भी है, बट डिसिप्लिन विद कैपिटल नहीं है। और कैपिटल बहुत है, एक्सेस टू कैपिटल आप देखेंगे इंडिया में बहुत ही ज़्यादा है। इन्वेस्टर्स आर गिविंग कैपिटल बट फाउंडर्स में डिसिप्लिन विद दैट कैपिटल नहीं है। यही थोड़ा सा गैप मुझे लगा था। और मुझे ये भी लगा था कि इंडिया में बहुत टैलेंट है, उनके पास वो हैंड होल्डिंग नहीं है जो हैंड होल्डिंग होनी चाहिए हमारे पास टू रीच समवेयर, वो नहीं थी। और इन्वेस्टर्स का नेटवर्क प्रॉपर नहीं है। तो उसके लिए मैंने शिफ्ट ये क्रिएट करा कि मैं यहाँ के ये गैप को फिल करूँगी। और
वहाँ पे थोड़े से पेपर टाइगर्स टाइप हैं, जैसे कि बहुत फ्लैशी है सब कुछ, आउटर सब अच्छा है, इनर में थोड़ी सी गड़बड़ होती है। यहाँ पे हमको सब कुछ ही फिक्स करना था, इनर भी आउटर भी, और उनको कैसे प्रेजेंट करना है विद इन्वेस्टर्स। तो आई थिंक ये मुझे थोड़ा सा शॉक लगा था, बट ओवरऑल इंडिया ने मुझे बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करा, और मुझे इंडिया में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिली, 7 अवार्ड्स मिले, मैंने 350 टॉक्स दिए हैं, TEDx टॉक भी दी है। तो आई थिंक मेरी जो ओवरऑल ग्रोथ हुई थी वो डबल ट्रिपल हो गई थी वहाँ से आने के बाद। ओके, सो आपने अभी कैपिटल डिसिप्लिन के बारे में बात करा, ये मेजर गैप क्या है इंडियन मार्केट में? देखिए, जैसे फाउंडर्स हैं, दे यूज देयर मनी, इन्वेस्टमेंट मनी समटाइम्स टू बाय अ कार, टू ट्रीट कैंसर, टू जैसे आप देखेंगे कि न्यू स्मार्ट घर खरीद लिया। हाँ जी, तो घर खरीद लिया और एम्प्लॉयज़ के मनी नहीं दिए। तो आई थिंक बहुत सारे लोग जो वेल्दी हैं, दे डोंट नो हाउ टू मैनेज मनी। तो बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक डिसिप्लिन अगर हो जाएगा तो आई थिंक वी विल बी पार विथ सो मनी थिंग्स, बिकॉज इन्वेस्टर का भी हार्ड अर्न मनी है जो वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करा है। वो इसलिए करा है बिकॉज दे सी पोटेंशियल इन यू, दे वांट यू टू स्केल अप, तभी उनको भी अच्छा एग्जिट मिलेगा, आपको भी मिलेगा। तो आई थिंक दिस इज व्हाट आई मीन बाय डिसिप्लिन। एमएसएमई स्पेस में कितना चेंज आया है? क्योंकि एमएसएमई को मतलब इस स्पेस को फ्लरिश होते हुए ऑलमोस्ट 15 साल हो चुके हैं, जब से गवर्नमेंट चेंज हुई थी उसके बाद ही सारा कुछ हुआ। ठीक है, तो एमएसएमई स्पेस की वजह से इन्वेस्टर्स और इस पर्टिकुलर सेगमेंट में कितना चेंज आया है? देखिए, एमएसएमई स्पेस में बहुत चेंजेस आए हैं। अभी गवर्नमेंट बहुत सारे ग्रांट्स दे रही है, बहुत सारी विमेन के लिए फंडिंग अवेलेबल है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन हैं जो आप अवेल कर सकते हैं। तो आई थिंक जो शिफ्ट है वो तो है ही है, वही है फाउंडर में शिफ्ट आना है। फाउंडर की जो बिहेवियर है, फाउंडर का जो डिसिप्लिन है, फाउंडर का जो मनी मैनेजमेंट स्किल है, फाउंडर को जो एक्सेस टू कैपिटल मिला है उसको वो कैसे यूटिलाइज करेगा, वो शिफ्ट अभी तक नहीं आया है। बाकी एमएसएमई में बहुत बड़ा शिफ्ट आया है। आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट एवरी डे इफ यू ओपन लिंक्डइन, सम और दी अदर कंपनी इज गेटिंग फंडिंग सबको मिल रही है, बहुत ईजिली मिल रही है। एंड बस आप में वो ड्राइव और वो पोटेंशियल होना चाहिए, और आप डायरेक्शन आपका राइट होना चाहिए। एंड आप देखेंगे कि जब से शार्क टैंक हमारी लाइफ में आया है, एक्चुअल जो एंटरप्रेन्योरल जर्नी शुरू हुई है वो शार्क टैंक की वजह से शुरू हुई है। उसको देख के लोग इंस्पायर हुए। बट कभी कभी शार्क टैंक थोड़े अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन क्रिएट करता है, लेकिन वैसे शार्क टैंक ने जो एंटरप्रेन्योरल जर्नी क्रिएट करी है वो उसका गुड पार्ट है। सो गवर्नमेंट ग्रांट्स की बात करते हैं, क्योंकि मैंने भी अप्लाई किया था, हमें नहीं मिला, इनफैक्ट कॉल तक नहीं आई। जो आई गेस कोई मीटिंग शेड्यूल होती है वो मीटिंग तक शेड्यूल नहीं हुई थी, राइट? सो गवर्नमेंट ग्रांट्स मिलना क्या इजी है? गवर्नमेंट ग्रांट्स मिलना बहुत इजी है। सारे फॉर्म्स लिस्टेड होते हैं लिंक्डइन पे, उनकी साइट्स पे आपको वो फॉर्म फिल करना होता है। तो इट इज़ नॉट समथिंग डिफिकल्ट। समटाइम्स यू नीड अ मीडिएटर फॉर दैट, कि आपको कोई मीडिएटर मिल जाए जो आपको जल्दी से एक्सेस दिला दे। बट गवर्नमेंट ग्रांट्स आर वेरी इजीली अवेलेबल, लोगों को भर भर के मिल रहे हैं। इनफैक्ट मैं किसके साथ पैनल पे थी, उन्होंने कहा इंडियन फाउंडर्स को ग्रांट को एक्सेस करना ही नहीं आ रहा है, और इसीलिए कभी कभी गवर्नमेंट रॉन्ग, जैसे पेंटिंग वाली कंपनीज को या कुछ और आर्ट वाली को, उनको ग्रांट दे रही है। जो एक्चुअल जिनको ज़रूरत है उनको इसलिए नहीं मिल रहा बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू अप्लाई फॉर द ग्रांट, उनको डायरेक्शन नहीं है। तो लिंक्डइन पे बहुत। तो रीज़न क्या है? क्या इन्फॉर्मेशन प्रॉपर अवेलेबल नहीं है मार्केट में? उन्होंने इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली फ्लोट नहीं करी है। अब आप देखेंगे तो बहुत सारे इंस्टाग्राम वीडियोस आते हैं, लिंक्डइन पे भी लिंक्स आते हैं, बट पहले ये पता था ग्रांट्स मिले, लेकिन इन्फॉर्मेशन कहाँ से लाना है वो पता नहीं था। और जो थोड़े से एडुकेटेड फाउंडर्स नहीं है, उनको पता ही नहीं कि कैसे करना है। जो एडुकेटेड हैं वो लिंक्डइन पे जाएंगे, वो थोड़ा रिसर्च करेंगे, वो फॉर्म प्रॉपरली फिल करेंगे, तो इसीलिए ये गैप था। लेकिन ग्रांट्स बहुत इजीली मिल रहा है और बहुत सारा मिल रहा है। एक एक कंपनी को इजीली 20-30 लाख मिल जाता है। वरना मैम, अगर करंट इकोसिस्टम में, ये जो इंडियन इकोसिस्टम एंटरप्रेन्योरशिप का रेडी हो रहा है, करंट इकोसिस्टम में अगर हमें फंड्स चाहिए तो किन किन का चीज़ों का ध्यान रखना होगा? देखिए, फर्स्ट आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड होनी चाहिए।
2 to 3 फाउंडर्स होने ही चाहिए विथ कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स, नॉट योर फैमिली मेंबर्स। लोगों का क्या है, वो अपने फैमिली मेंबर्स को डाल देते हैं, फिर उनको फंडिंग नहीं मिलती। सेकंड जो बहुत ज़रूरी है कि आप एक प्रोफेशनल, जैसे हम एक प्रोफेशनल हैं, उनसे आप एक प्रोफेशनल पिच डेक, फाइनेंशियल मॉडल, 1 पेजर, टीजर बनाएं, जिससे वी विल हेल्प यू सेल टू द इन्वेस्टर करेक्टली, पिच टू द इन्वेस्टर करेक्टली। तो आई थिंक ये जो फाउंडर्स हैं, दे डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन अ पिच डेक, दे डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन having a co-founder with a complementary skill. They don't want to have a proper documents in place. They don't even want to learn कि कैसे करना है. They think that they know everything. तो ये चक्कर में वो फंस जाते हैं. इसलिए if they don't have these things in place, MIS नहीं होता उनके पास, कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, लिंक्डइन पेज नहीं बनाया, वेबसाइट ही नहीं है, वो वेबसाइट के लिए भी दे वांट मनी फ्रॉम द इन्वेस्टर, तो दैट वोंट बी पॉसिबल। तो ये सारी चीज़ें हैं जो प्लेस में होनी चाहिए। ठीक है, बिजनेस शुरू कर रहे हैं, ठीक है, वो वेबसाइट रेडी करवा लेंगे, वो इनिशियली उनके पास कैपिटल नहीं है टू स्टार्ट समथिंग, टू स्टार्ट अ बिजनेस, उनके पास कैपिटल नहीं है। किस स्टेज पे उनको बिजनेस में फंडिंग मिल सकती है? मतलब इवन टू अर्न अ रुपी उनको, वो चाहते हैं कि उनको पहले फंडिंग मिल जाए, उसके बाद वो कुछ आगे कर पाएंगे, राइट? और किस स्टेज पे वो इन्वेस्टमेंट उठा सकते हैं, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट उठाने के बाद शुरू होगा सारा बिजनेस, और इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रही इसलिए बिजनेस शुरू नहीं हो पा रहा। ये एक लूप है, आप भी जानते हो ये लूप है, एक लूप में फंस जाते हैं, क्योंकि दे कैन नॉट start performing until unless they get funds. They will not get funds because they have not started performing, right? So वो इसी लूप में फंसे रह जाते हैं। इस लूप से बाहर कैसे निकलें? देखिए, जो मैंने फाउंडर्स देखे हैं, जो फर्स्ट मनी होता है वो सेल्फ इन्वेस्टेड होता है, जो उन्होंने जॉब से अर्न करके एक स्टार्टअप में डाला होता है। उसके बाद वो अपने फैमिली, फ्रेंड्स, HNIs नेटवर्क से सेकेंड मनी ले लेते हैं। जो थर्ड होता है वो VC फंड से होता है, आफ्टर दे हैव स्केल्ड अप। आप अगर वो कोई रिस्क है ले ही नहीं रहे, वो कह रहे हैं सारा पैसा इन्वेस्टर डाले, तो या तो वो कोई अपने नेटवर्क में HNI ढूंढे, कोई अंकल, कोई आंट जिसके पास बहुत सारा मनी है, जो कहते हैं ओके आई विल गिव यू 25 lakhs, यू स्टार्ट दिस। बट अगर उनके पास नहीं है तो दे हैव टू फर्स्ट सेल्फ इन्वेस्ट। अगर उन्होंने कुछ इन्वेस्ट ही नहीं किया तो इन्वेस्टर बोलेगा उसका रिस्क क्या है, उसका तो कोई रिस्क ही नहीं, सारा रिस्क तो मेरा है। तो ऐसे आज आप 1000 रुपीज़ अपने चाइल्ड को देंगे, और आप उसको फिर 2-3 दिन बाद उसने फिर मांगा, आप पूछेंगे ना भाई तुमने क्या किया, आप उसका भी तो हिसाब मांगेंगे। तो नेचुरली आप उसको बोलेंगे ट्राई टू डू सम इंटर्नशिप, आप थोड़े पैसे कमाओ तो आपको पता लगेगा कि मनी कैसे अर्न होता है। आप उसको शुरू से, जैसे कोई स्कूल्स में एग्जीबिशंस लगाना सिखाते हैं बच्चों को, वो इसलिए सिखाते हैं कि उनको अर्निंग का एस्पेक्ट पता लगे। तो आई थिंक यही एस्पेक्ट पता होना चाहिए। बहुत सारे फाउंडर्स एक फैशन स्टेटमेंट की तरह, जैसे मैंने कहा कि शार्क टैंक ने थोड़ी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन करी है, वो एक फैशन स्टेटमेंट की तरह स्टार्टअप्स को स्टार्ट करें और एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी को स्टार्ट करें, लेकिन उनकी या तो फैमिली बैकग्राउंड ही जॉब की रही है, या उनका जो टैलेंट है वो जॉब का ही है, तो अब उनको सीखना है बिजनेस, तो दे नीड टू गो टू सम एक्सपर्ट फॉर दैट। वो खुद से सब नहीं कर सकते। जैसे आजकल बहुत सारे बिजनेस ग्रुप्स हैं जो बिजनेस सिखाते हैं कि आप ऐसे बिजनेस करो, आप ऐसे डेक बनाओ, ऐसे करो। तो आई थिंक दे हैव टू लुक आउट फॉर सच पीपल, क्योंकि फैशन एंटरप्रेन्योरशिप तो ट्रेंड अब बन चुका है अभी, एंड बिकॉज ऑफ दैट कभी कभी इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट भी कर देते हैं, फिर उसके बाद वो पैसा डूब भी जाता है, क्योंकि बिजनेस चलता नहीं है, फैशन के लिए शुरू किया था, राइट? इनफैक्ट अभी अगर हम रिसेंट डेटा की बात करेंगे तो रिसेंटली 11,000 स्टार्टअप्स बंद हुए हैं, राइट? और रीजन सिर्फ इतना है, दे स्टार्टेड, दे डोंट नो हाउ टू परस्यू दिस एंटायर थिंग, या उन्होंने अपने किसी ना किसी मेडिकल एक्सपेंस में यूज़ कर लिया, या गाड़ी खरीद लिया, घर खरीद लिया, या ऐसे यूज़ करा उन्होंने पूरे इन्वेस्टमेंट को। तो इससे आपको लगता है कि ट्रांसपेरेंसी भी कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो रही है बिटवीन फाउंडर एंड इन्वेस्टर? हाँ, डेफिनेटली, क्लैरिटी बिफोर कैपिटल। अगर वो ये चीज़ को समझेंगे कि उनके पास कितनी क्लैरिटी है, अगर क्लैरिटी नहीं है तो आप कैपिटल कैसे रेज करें? अगर आप इन्वेस्टर्स का मनी बर्न करें एक्सेसिव मार्केटिंग में, शॉपिंग में, इसमें उसमें, तो अगेन आप ट्रस्ट ब्रेक करें।
आपने एज अ फाउंडर अपने क्लाइंट्स को क्या कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू दिया है। आप देखेंगे टाटाज है, Tata stayed in the vicinity for over 100 years. Why? Because not only they served their stakeholders, they have served their clients, they have served the nation also. तो कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू आप खुद के क्लाइंट को नहीं दे रहे तो आप इन्वेस्टर को कैसे दोगे? तो यू हैव टू मेक योर सेल्फ कि आज हमारे पास भी कोई क्लाइंट आता है, मैं हर क्लाइंट की फंडिंग नहीं होती है क्योंकि कोई ना कोई बैकफॉल हो जाता है, लेकिन जिसकी होती है फिर उसकी हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उस क्लाइंट को छोड़ देते हैं, हम उसको एक्स्ट्रा सर्विस देते हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स का या 4 मंथ्स का, ताकि उसको हमसे पूरा वैल्यू ऐड मिले। तो आपने क्या वैल्यू ऐड दिया, आप व्हाट आर यू ब्रिंगिंग एज अ फाउंडर ऑन द टेबल। तो आई थिंक यहाँ पे वो गैप होता है। क्यों शट डाउन हो रहे हैं इतने सारे स्टार्टअप्स, स्केल अप नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके पास क्लैरिटी नहीं है। उन्होंने बस लाइक अ फैशन स्टेटमेंट खोल लिया कि ये कर लेंगे, ड्रॉप शिपिंग कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, आगे जाके आगे का रास्ता ही नहीं पता। तो दे नीड टू बी प्रॉपरली ट्रेन्ड हाउ टू गेट इन टू दिस, कहाँ से लेना है, क्या करना है, क्या आपका आइडिया यूनिक है। आज आप देखोगे सपोजिंग टेक स्टार्टअप्स देख लो, एक के बाद एक एआई स्टार्टअप्स खुलते जा रहे हैं, लेकिन आपने यूनिक क्या करा? जैसे कोविड में लोग यूनिक थिंग्स कर रहे थे कोविड के लिए, तो आजकल कोई यूनिक थिंग्स नहीं करा, सेम यहाँ से वहाँ कॉपी हो जा रहा है। तो अगर आपने कुछ यूनिक ही नहीं करा तो फिर आप कैसे करोगे? क्योंकि इसके लिए भी आई गेस बहुत सारी वीडियोस आती है मार्केट में कि अगर आपको स्टार्टअप करना है तो आपको कुछ नहीं मिल रहा तो आप किसी आइडिया को कॉपी कर लो। हाँ राइट। तो लेकिन उसके लिए वो एक आपको इल्यूजन है। जब आप एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी में जाएंगे और आप उसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लगेगा कि अरे यहाँ पे ये स्टक पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे वो स्टक पॉइंट आ रहा है। क्योंकि एंटरप्रेन्योरल जर्नी तो लोनली होती है एसेंशियली। ये है कि आपका सपोर्ट सिस्टम है कि नहीं उसके लिए। अब मुझे कॉन्वेंटो को बिल्ड करने में 12 इयर्स लगे, लेकिन मेरे माइंड में कोई इल्यूजन टाइप नहीं था, मुझे पता था कि ये ऐसे स्केल अप होना है। तो स्केल अप ही नहीं आप हो रहा। आपने देख लिया, एक मेरे पास फाउंडर आए थे, 7-8 इयर्स की सैलरी उन्होंने डाल दी और वो 6 साल से अपना मनी बर्न करते जा रहे हैं। अब 6 साल तक आपका कुछ चल नहीं रहा तो यू शुड पिवट ऑन। तो आप एक ईगो वॉर में घुसे हुए हो कि नहीं हमको इसको चलाना है, तो वो तो होगा नहीं। यू हैव टू। ईगो वॉर कितनी बड़ी है? बहुत ही बड़ी है। मेरे पास एक फाउंडर आए थे और इन्वेस्टर ने कहा आई विल मीट दिस फाउंडर ओवर अ डिनर। तो हम उनको लेके गए, उन्होंने वहाँ पे पूरी कहानी सुनी इन्वेस्टर ने, और फाउंडर को कह दिया कि आई कैन नॉट डू योर डील बिकॉज ऑफ दीज पॉइंट्स। फाउंडर ने कहा आई विल मेक श्योर यू कम ऑन माई कैप टेबल। और वो जब वॉक अवे करा था, तो ईगो वॉर तो है ही है कि आप वैल्यूएशन को बढ़ा चढ़ा के बता रहे हो क्योंकि आपको ईगो इशू है कि नहीं हमारी कंपनी की वैल्यू है। आप बॉक्स इन पहले से ही कर देते हो। एक फाउंडर था, उनको इन्वेस्टर ने बोला कि आई नीड टू सी योर दीज डॉक्यूमेंट, यू साइन एन एनडीए। वहीं पे खेल खलास हो गया कि पहले से ही उसने इन्वेस्टर पे शक कर लिया। इट्स लाइक अ मैरिज, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, ट्रस्ट ब्रेक हो रहा है, एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं है तो फिर इन्वेस्टमेंट होगा ही नहीं। तो इट्स अ वेरी बिग गेम एंड यू हैव टू हैव रेजिलियंस, पेशेंस। आप बिना इन्वेस्टर से मनी लिए भी आप बूटस्ट्रैप करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अभी हमारे पास एक फाउंडर आए हैं, उनके पास सब कुछ है, स्केल्ड अप है, 35-40 करोड़ का टर्नओवर है। ही डजंट नीड वीसी फंडिंग। अब वो क्या न्यूज़ देखे जा रहे हैं, वीसी फंडिंग ऐसे हो रही है, ऐसे हो रही है, ऐसे हो रही है, तो एंड ही वांट्स एवरीथिंग ऑन हिज ओन टर्म्स। तो वो कह रहे हैं हमें तो बस वीसी फंडिंग से तिलक लगाना है। ये तिलक लगाना क्या होता है? लाइक दिस कि बस एक नेम से एक मार्क लग जाए कि ओ ही गॉट वीसी फंडिंग। दैट्स नॉट द वे वीसी फंडिंग वर्क्स। तो ये जो चीज़ें हैं, ये फाउंडर्स इन सब में थोड़ा सा आई थिंक इल्यूजनरी हो जाते हैं एंड एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन इन्वेस्टर से क्रिएट हो जाती है। और इन्वेस्टर की बहुत रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होती है, आप स्केल अप हो रहे हो कि नहीं, आपका MIS ठीक है कि नहीं, आपका विजन क्या है, आप कैसे आगे बढ़ोगे, आपका ये कोई सैंपल है तो आप दिखाओ।
बहुत रियलिस्टिक होते हैं वो बहुत ही हाईली एजुकेटेड होते हैं। पता नहीं लोगों ने उनका बहुत नाम वाम खराब करा हुआ है कि वो ऐसे होते हैं, ऐसे नहीं होते, उनको पता होता है वो क्या कर रहे हैं। जो शार्क टैंक है वो एक अलग तरीके से चलता है, वो आप कह लो एक तरीके से एंजल इन्वेस्टमेंट है। जो वीसी फंडिंग है वो अलग तरीके से चलता है, तो बोथ कैन नॉट बी कंपेयर्ड। सो वीसी फंडिंग कैसे काम करती है? वीसी फंडिंग में जैसे एक वीसी फंड होता है, उसके ऊपर बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं वीसी फंड के, और बहुत सारे टीम होती है जो डिसाइड करती है, इन्वेस्टमेंट कमिटी होती है, रिस्क कमिटी होती है, और वो एक फंड में से पैसे आ रहे हैं, एक 100 मिलियन फंड में से वो, और उनको एक टाइमलाइन दी होती है कि इतने टाइम तक उनको डिप्लॉय करना है। ये है। अब शार्क टैंक में क्या है, उनके पास खुद का मनी है, वो जब चाहें वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, नहीं करें वो पुल बैक कर सकते हैं। जैसे आज मेरे पास खुद के 100 करोड़ हैं, मैं बोलूँ मैं आपकी कंपनी में डाल रही हूँ, मेरी मर्जी है, मेरे को कोई ऐसे प्रेशर नहीं है कि मेरे को इस टाइम तक डिप्लॉय करना है। वीसी फंड में एक टाइमलाइन होती है, जो सेबी के रूल्स होते हैं वो वीसी फंड को फॉलो करने पड़ते हैं, और शार्क टैंक को सेबी के रूल्स नहीं फॉलो करने पड़ते। तो ये डिफरेंस होता है वीसी फंड में और एंजल्स में। ओके। सो एक चीज़ हम बहुत कॉमन देख रहे हैं कि इन्वेस्टर्स दे डोंट वांट टू ट्रस्ट फाउंडर्स, सिमिलरली फाउंडर्स आल्सो डोंट ट्रस्ट इन्वेस्टर्स, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट के लिए डालते हैं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं आती है। कुछ केसेस में जहाँ आ भी जाती है वहाँ पे लॉन्गर रन में ट्रस्ट जो है ना वो ब्रीच हो रहा है, ठीक है। और वही इन्वेस्टमेंट और फाउंडर्स के, इन्वेस्टर्स और फाउंडर्स के बीच में डाइवोर्स केसेस बढ़ते जा रहे हैं। क्यों ये रीज़न आ रहे हैं, क्यों ट्रांसपेरेंसी बिल्ड नहीं हो रही? इसका मेन कारण यही है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है। फाउंडर्स डरते हैं कि अगर हम ये बात बता देंगे इन्वेस्टर को तो ये हो जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर फाउंडर खुल के इन्वेस्टर को पूरी बात बताते तो उल्टा वो हेल्प करते हैं। दे ओपन देयर नेटवर्क, दे कम विद अ मार्केटिंग टीम, दे कम विद अ टेक्नोलॉजी टीम, दे ऑल्सो कम विद अ लॉट ऑफ कैपिटल। जैसे आपका डाउनफॉल हो रहा है, दे विल पंप इन मनी अगेन इनटू योर सिस्टम। बट अगर आप पहले से ही झूठ बोल रहे हो, जैसे हमारे पास एक कंपनी आई थी, उसको ऑलमोस्ट फंडिंग मिल ही रही थी, और उसको फंड मैनेजर ने 2-3 बार बताया कि आपका MIS में गड़बड़ है, अगर आप उसको फिक्स नहीं करोगे तो आप फेल होगे, लेकिन आपकी डील डुएबल है। लेकिन उन्होंने MIS लास्ट तक फिक्स नहीं करा। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, किसकी भी गलती नहीं है। तो फाउंडर ट्रांसपेरेंट नहीं होते। और कभी कभी फाउंडर्स को ये भी लगता है कि हम अपना पूरा प्लान दे देंगे तो शायद वो किसी और इन्वेस्टर किसी और से करवा लेगा सारा कुछ, या नई कंपनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि ये भी मैंने देखा है कि बहुत सारे फाउंडर्स को ऐसा लगता है कि मैं अपना बिजनेस प्लान पहले क्यों दे दूं, मेरा बिजनेस जो है कोई और लेके चला जाएगा। ये बहुत कॉमन है माइंडसेट जो लोगों के अंदर है कि इन्वेस्टर को मैंने पहले दे दिया, अगर पिच डेक में पूरा बिजनेस प्लान डाल दिया तो वो किसी और, वो उनके पास तो पैसा, वो कुछ खुद कर लेंगे सारा कुछ। तो मैं आपको बताती हूँ, आप ऐसा फाउंडर हो, आपके पता नहीं कितने सारे क्लाइंट्स ऑलरेडी हैं, आपका एक अलग इमेज है मार्केट में। आज जैसे कॉन्वेंटो के बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, लेकिन कॉन्वेंटो का जो इमेज है, कॉन्वेंटो का जो ऑरा है, कॉन्वेंटो का जो वे है, वो क्या कोई ले सकता है? वो नहीं ले सकता। आपका जो खुद का जो टैलेंट है वो कोई खींच के नहीं निकाल सकता। जिस तरीके से आप क्लाइंट को केटर करते हो, जिस तरीके से आप अपने पेमेंट्स टाइमली करते हो, बहुत सारा ट्रस्ट इशू होता है। अब अगर इसी चक्कर में फाउंडर्स डरते रहेंगे कि फंड वाले कॉपी कर लेंगे और ऐसे करेंगे, फंड वाले करते हैं कॉपी और अपनी एक स्टार्टअप क्रिएट करते हैं। बहुत शार्क टैंक वालों ने बहुत करा है, बहुत सारे लोगों के साथ करा है, लेकिन क्या उनकी ऑलरेडी मार्केट चल रही है, उनको ऑलरेडी क्लाइंट्स आ रहे हैं, ठीक है, उनको ऑलरेडी एक चीज़ सप्लाई हो रही है अच्छी तरीके से। तो अगर आपका क्लाइंट्स के साथ जो मैंने कहा ट्रस्ट है, तो वो बार बार आप ही के पास आएंगे, वो आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। वो आपके टेस्टिमोनियल्स में रिफ्लेक्ट करेगा, आपके वर्क में रिफ्लेक्ट करेगा, आपके हर चीज़ में रिफ्लेक्ट करेगा। मेरे भी बहुत कॉम्पिटिटर्स हैं, लेकिन अगर मैं ये डरती रहूँगी कि मेरे कॉम्पिटिटर के पास ये है, मैं वो ऐसे कर लेंगे, या इन्वेस्टर उसमें पैसा डाल के ऐसे कर लेंगे, तो फिर मैं आगे कैसे बढ़ूँगी? तो वो आपको थोड़ा बहुत, और NDAs होते हैं साइन, अगर आपको और आपकी टेक्नोलॉजीज को आप प्रोटेक्ट कर सकते हो विद अ पेटेंट। मैंने अपना लोगो ट्रेडमार्क कराया हुआ है,
तो आपने भी कराया होगा अपना सब कुछ पेटेंट वगैरह, तो क्या कि आपका कोई ब्रांड नेम ना कॉपी कर ले या कुछ, सब करते हैं ना। करेक्ट। तो वो चक्कर है। तो अच्छा, कॉन्वेंटो में आप किस लेवल पे, क्योंकि फंडिंग इज वन एलिमेंट, ठीक है, फंडिंग तो एक एलिमेंट है, उससे पहले आप किन किन एलिमेंट्स में आप फाउंडर्स को हेल्प करते हो जहाँ पे वो इन्वेस्टर रेडी हो सके या इन्वेस्टमेंट रेडी हो सके? एक तो हम उनका पिच डेक बनाते हैं, जो उनको सही तरीके से नहीं आता, हम वीडियो पिचेस क्रिएट करते हैं, हम वन पेजर्स क्रिएट करते हैं, टीजर्स करते हैं। हमारा जो फाइनेंशियल मॉडल स्किल है वो शायद ही किसी का होगा, बिकॉज हम बहुत डिटेल ओरिएंटेड है। और EY के हमारे पास आते हैं, KPMG से लोग भाग के हमारे पास आते हैं, डेलॉइट से लोग भाग के आते हैं कि आप बनाओ। तो क्योंकि हम इतना, हमारा जो है ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है डॉक्यूमेंटेशन, तो हम उसको इन्वेस्टर रेडी करते हैं, कैसे उनको पिच करना है इन्वेस्टर्स को, कौन से इन्वेस्टर को क्या बोलना है। अगर आपको 30 मिनट्स का टाइम है तो आपको उसी में करना है। बहुत सारी ट्रेनिंग हम फाउंडर्स को देते हैं। आप अगर हमारे टेस्टिमोनियल्स देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि फाउंडर्स रियली अप्रिशिएट अस। हमने ऐसा कभी भी नहीं करा कि हमने किसी मैसेज को इग्नोर करा हो, चाहे वो US का क्लाइंट हो, इंस्टेंटली उनको जवाब चला जाता है, 2 AM हो, 3 AM हो। चाहे वो इंडियन क्लाइंट हो, जिस टाइम उन्होंने कोई इंडियन क्लाइंट्स को ये समझ नहीं है कि आप 10 o'clock मैसेज करो, वो 7 o'clock करते हैं, हम उनको उसी टाइम रिवर्ट कर देते हैं, यू नो। तो दिस इज हमारा जो USP है, वो यही है कि हम बहुत रिस्पॉन्सिव हैं और हम क्लाइंट को बहुत कस्टमर लाइफ टाइम काइंड ऑफ अ वैल्यू देते हैं और उनको पूरा रेडी करते हैं, जिनके लिए उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते, उनको पता नहीं होता पिच डेक में क्या जाना है, कौन सी चीज़ पहले जानी है, कौन सी बाद में जानी है, उनकी मार्केट वैल्यू क्या है, उनका फ्यूचर रोड मैप क्या है। तो ये सब हम उनको सिखाते हैं। एक सक्सेसफुल पिच डेक में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? एक सक्सेसफुल पिच डेक में 15 स्लाइड्स होनी चाहिए। उसमें आपकी टीम क्या है वो बहुत ज़रूरी है, आपका रेवेन्यू क्या है बहुत ज़रूरी है, आपका आस्क क्या है बहुत ज़रूरी है, और आपका जो आस्क है वो आप किस चीज़ के लिए यूटिलाइज करेंगे। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। और आपका कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, कि आपका कंपटीशन में क्या है, आपने क्या स्टडी करा है। आपका आधे लोगों को ये नहीं पता होता कि वो उनकी टारगेट ऑडियंस राइट है कि नहीं, उनका कंपटीशन राइट है कि नहीं, तो वो सब हम करते हैं। रेवेन्यू बहुत ज़रूरी है, जो उसमें जाना चाहिए कि आपके पास रेवेन्यू इस ईयर में कितना हुआ, इस ईयर में कितना हुआ, नेक्स्ट ईयर में कितना प्रोजेक्टेड है, और आप कैसे स्केल अप करोगे, आपका मंथली क्या है, ये सारा सब कुछ जाता है पिच डेक। जाना जरूरी है। हाँ, बहुत कुछ जाता है। सो एक इन्वेस्टर जो है वो किस चीज़ पे इन्वेस्ट करता है? लाइक कंपनी की ग्रोथ को देख के इन्वेस्ट कर रहा है, क्या टेक बना रहे हैं या प्रोडक्ट और सर्विस है उस पर इन्वेस्ट करता है, या वो फाउंडर पे इन्वेस्ट करता है? देखिए, पहले तो इन्वेस्टर देखता है कि फाउंडर्स का बैकग्राउंड क्या है, उसकी एजुकेशन बैकग्राउंड कितनी है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, क्या वो स्टेबल माइंडेड है कि नहीं, कि उसने बहुत सारे शिफ्ट्स करे हैं। दूसरा, रेवेन्यू कितना है, और व्हाट इज द टेक्नोलॉजी दैट दे आर ब्रिंगिंग ऑन द टेबल, व्हाट इज इट दैट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, उसके बेसिस पे। और बिहेवियर भी है, क्या आप हम्बल हो कि नहीं। हम्बल का बहुत लोग गलत मतलब समझते हैं। हम्बल का मतलब ये नहीं होता कि आप सबमिसिव हो। हम्बल का मतलब ये होता है कि आप राइट टाइम पे ग्राउंडेड रहो और आप पिवट कर सको। तो वो सब क्वालिटीज जो हैं इन्वेस्टर ज़रूर देखते हैं। और प्रोडक्ट्स और कंपनी भी देखते हैं, प्रोडक्ट्स भी देखते हैं, बट ये फर्स्ट में आता है, फिर वो सेकेंडरी आता है। एंड आपका क्या टेक्नोलॉजी है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, क्या आपने AI में डिफरेंट करा, आप कैसे स्केल अप हो रहे हो, क्या आपका मंथ ऑन मंथ 20 लाख 30 लाख रेवेन्यू आ रहा है, तो वो आ रहा है तो मतलब आप यू कैन डू गुड, मतलब इन्वेस्टर को अपना एग्जिट मिलेगा, बिकॉज अल्टीमेटली उसके लिए भी बिजनेस ही है। करेक्ट। और उसका जो पूरा जो है कि बैकग्राउंड क्या है उसका, वो भी रिसर्च होता है। पूरा ड्यू डिलिजेंस होता है जो इन्वेस्टर करता है, जो DD कंपनीज करती हैं, उसमें पूरी कहानी निकलती है कि ये 10 थिंग्स हैं, ये 10 थिंग्स नहीं है। अब कोई फाउंडर है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड है, जिसने पहले से ही 3 कंपनीज खड़ी कर ली है, नेचुरली अगर वो आइडिया स्टेज पे भी है तो भी इन्वेस्टर उसको चेकआउट करेंगे। लेकिन अगर उसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड ही नहीं है, उसने अभी एकदम से फ्रेश शुरू करा है, तो
या उसने बहुत सारे, एक फाउंडर था उसके लिंक्डइन पे हर 2 महीने कुछ चेंज था, अच्छा, तो वो अनस्टेबिलिटी शो करता है। वो भी नहीं होना चाहिए, आप अनस्टेबल नहीं दिखने चाहिए किसी को ना। आप कॉल पे नहीं आ रहे हो, आप कोई बहाना बना रहे हो कॉल पे, आपके बैकग्राउंड में नॉइज आ रहा है, आपने वीडियो ऑन नहीं करा है। एक फाउंडर ने मेल लिखी थी, माय डॉग इज सिक, आई कैन नॉट कम ऑन द कॉल। इन्वेस्टर ने बोला ओके, आई एम नॉट इन्वेस्टिंग। रतन टाटा को फॉलो करने की कोशिश कर रहा था वो। उन्होंने भी नहीं लिया था ना अवार्ड। ठीक है, ओके। मेरे को ना आइडिएशन स्टेज का जानना है एक बार, क्योंकि आइडिएशन स्टेज पे क्या होता है कि बहुत सारे फाउंडर्स अभी भी आइडिएशन स्टेज पे एक्सपेक्ट करते हैं कि फंडिंग मिल जाए। और आइडिएशन स्टेज ऐसे ही होती है जहाँ पे कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, राइट। उसके बाद आता है कि क्या मेरा बिजनेस वर्ल्ड रेडी है या नहीं है। अगर तो मैं इंडिया में बिजनेस कर रहा हूँ तो ठीक है, मेरा बहुत लोकल सा बिजनेस हो गया। बट अगर मेरा स्केलेबल है कि मैं वर्ल्ड लेवल पे ले जा सकता हूँ, तो इन्वेस्टर रेडी हो जाता है इन्वेस्ट करने के लिए, राइट। आपको लगता है ये गैप है? देखिए, जो इंडियन फाउंडर्स हैं वो अपने लोकल मार्केट से ही एसोसिएटेड होते हैं। हम जब फाउंडर्स को चेक करते हैं, हम ये भी चेक करते हैं कि अगर हम इनको ग्लोबल में डाल देंगे तो ये सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं। जैसे ओला है या उबर है या ओयो टाइप है, ये सब ग्लोबल मार्केट में भी चल सकते हैं। तो अब क्या आपके पास, आप अपने कंफर्ट लेवल से निकलने के लिए तैयार हो कि नहीं। अगर आप अपने कंफर्ट लेवल से ही निकलने के लिए तैयार नहीं हो, अब जैसे आपने बताया कि वरना मैं बॉम्बे जा रहा हूँ, मैं पुणे जा रहा हूँ, आप अपने कंफर्ट लेवल से निकल रहे हो। आप ये तो नहीं कह रहे कि मैं बस गुड़गांव के ही पॉडकास्ट करूँगा। तो आप दूसरी सिटीज़, आपके लिए एक अननोन टेरिटरी है पुणे, आप उसको भी एक्सप्लोर कर रहे हो। वाई? बिकॉज यू वांट टू कम आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन एंड सी कि मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ। जैसे मैंने दुबई में एक्सपैंड अच्छे से करा हुआ है। अभी खैर वॉर की वजह से थोड़ा है, तो मेरे पहले दुबई अननोन टेरिटरी थी, लेकिन जैसे जैसे मैंने दुबई को जाना, मुझे लगा यहाँ से काफ़ी अच्छा वर्क होता है। तो पहले शुरू में आपको हेजिटेशन तो होती है कि आप एक अननोन सी चीज़ कर रहे हो। आप जैसे मैं जब जकार्ता से इंडिया आई थी, तो मुझे लगा कि क्या ही करूँगी 2 बच्चों के साथ, और लाइक आपको पता ही नहीं कि आप क्या कर सकते हो क्या नहीं। लेकिन क्योंकि हमने कंफर्ट जोन छोड़ के हम ने फिर से स्क्रैच से चालू किया, तो उससे हमें पता लगा कि वी कैन डू वॉट एवर वी वॉन्ट। अगर हमने नहीं छोड़ा होता तो हमें पता ही नहीं लगता कि हम यहाँ तक स्केल अप कर सकते हैं या हमारे में इतनी कैपेबिलिटीज़ हैं। तो आई थिंक वो हमें कंफर्ट जोन से निकलना है। मेरा एक बैंगलोर में पैनल डिस्कशन था। अब मैं मना कर सकती थी, लेकिन मैंने सोचा चलो मैं करके देखती हूँ कि वहाँ जाके कि वहाँ पे किस टाइप के स्टार्टअप्स हैं। वहाँ पे बहुत अच्छे टेक्नोलॉजी के स्टार्टअप्स थे। वापसी में आई थिंक 2 आवर्स का गैप था। मैं पहुंची और इंडिगो का वो बैकफॉल हो गया था। तो मैं 2 आवर्स, तो अगर मैं, मतलब आप सोचिए कि मैं फंस सकती थी वो उसमें इंडिगो वाले चक्कर में, लेकिन क्योंकि मैंने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकली, वहाँ पे भी वहाँ की मार्केट को एक्सप्लोर करा, वहाँ से मुझे कटर की कोई मार्केट मिल गई, ऐसे करके तो आपको एक्सप्लोर तो करना ही है। अगर आपको अपने, अब मैं ग्लोबल एंटिटी हूँ, इसीलिए हमने 450 कंपनीज को 45 कंट्रीज तक पहुँचाया है। तो हमारा ग्लोबल रीच तो ऑलरेडी है ही है, तो हमें एक्सपैंड करना ही है। हम ये नहीं कह सकते कि हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, वी हैव टू एक्सप्लोर, और रिस्क टेकर तो बनना ही है। हर बारी, जैसे मैंने कहा, सक्सेस नहीं होती, लेकिन हर बारी फेलियर भी नहीं होता। वी हैव टू बैलेंस दैट गैप। 2 बच्चों के साथ बिजनेस शुरू करना कितना मुश्किल था? बहुत मुश्किल था, क्योंकि एक तो कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था और बिल्कुल स्क्रैच से सब कुछ शुरू करना तो था। आप अभी भी बूटस्ट्रैप्ड हो या आपने इन्वेस्टमेंट ली है? नहीं, मैं फुली बूटस्ट्रैप्ड हूँ, मैंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं ली। तो बहुत ही मुश्किल था, तब बच्चे छोटे थे और मैनेज करना पड़ता था उनको भी। लेकिन आई थिंक वो भी एक जर्नी रही थी, और आप किसी को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते कि व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, बिकॉज नोबडी विल अंडरस्टैंड। तो इसलिए आपको वहाँ पे आप हमेशा अकेले होते हो?
कहाँ पे? मतलब ये जो जर्नी होती है, इस हाँ। जर्नी में आप हमेशा अकेले रहते हो? अकेले ही है। हाँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है, अब तो इतने सारे फैन फॉलोइंग भी है, सब कुछ है। लेकिन हाँ, उसी से हमने लर्निंग स्टार्ट करी कि आई वॉज वेरी केपेबल। बट क्या होता है कि आप अपनी कैपेबिलिटी पे ही कभी कभी सेल्फ डाउट कर लेते हो, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि आई वॉज ऑलवेज फाइन। तो अब मेरी बेटी जर्मनी में है, वो स्विस कंपनी में वर्क करती है, खुद की एजुकेशन खुद करती है। अभी एक्सचेंज प्रोग्राम भी करेगी। मेरा बेटा सोनीपत में पढ़ता है, वो क्लिनिकल साइकोलॉजी कर रहा है। और दोनों अपनी फील्ड्स में बेस्ट ही कर रहे हैं। बट उस तक पहुंचने के लिए आपको पेशेंस तो रखना पड़ता है और कंसिस्टेंसी रखनी पड़ती है, और आपको बहुत सारे हर्डल्स से क्रॉस करना पड़ता है। लेकिन जब आप क्रॉस कर लेते हो, तो जैसे मेरे को जब अवार्ड मिला था डॉक्टर किरण बेदी का, वहाँ पे बहुत सारे मेल इन्वेस्टमेंट बैंकर्स थे। तो मेरे को बिल्कुल नहीं पता था कि मुझे डॉक्टर किरण बेदी मुझे अवार्ड कर रही है टू बी द बेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मुझे सिर्फ एक कॉल आया था कि आप यहाँ आ जाओ, यहाँ बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं। तो मैं चली गई थी, और शाम तक उन्होंने कहा आप रुको आप जाना मत। तो मैंने कहा क्या रुको कर रहे हैं, मतलब मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था। और ना मैंने हेयर डू करा था, मेरा पूरा मेकअप आप देखेंगे उस फोटो में वेयर्ड ऑफ है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मुझे अवार्ड मिलने वाला है। और मैंने कहा बहुत हो गया, 5 बज गए, पता नहीं ये क्या ही चाह रहे हैं, रुको क्यों कर रहे हैं। तो मैंने गेट खोला और मैं निकल रही थी, तो मेरा नाम अनाउंस हुआ। लेकिन वहां पे एक मेल इन्वेस्टमेंट बैंकर था, उसने लिंक्डइन पे लिखा आ जाओ बाहर निकलो मैं दिखाता हूँ, ऐसे करके कुछ लिखा था। तो इतना मतलब आप सोचिए कि इतना लोगों को इफेक्ट हो गया कि एक वुमन फाउंडर को कैसे मिल गया। तो क्यों इतनी प्रॉब्लम है, मतलब फीमेल फाउंडर्स स्पेशली आपकी इंडस्ट्री में तो मेल इन्वेस्टर्स, या ये इंडस्ट्री पूरी मेल डोमिनेटेड है, राइट? सो इसमें अगर एक फीमेल इस लेवल पे काम कर रही है तो क्यों प्रॉब्लम है? मुझे पता नहीं, मेन डू फॉल ऑफ देयर चेयर्स, कि उनको लगता है कि हाउ डिड अ वुमन डू। वो एक इंडिया में वो एक मेल का वो तो रहता ही है। बहुत कम मेल्स हैं जो इसको लेके बहुत प्राउड फील करते हैं, और वो आगे आपको सपोर्ट भी करेंगे, वो आपके लिए डोर्स खोलेंगे। बट बहुत सारे हैं जो आपको पुल बैक करते हैं। तो आप क्या ही कर सकते हो। आपको अभी भी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, ऐसी सिचुएशंस आती हैं? हाँ, बहुत सिचुएशन ऐसे आती हैं। फाउंडर्स आपको परेशान करेंगे, ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं। तो आप क्या ही कर सकते हो, आपको उसको डील करना। अभी मुझे सबसे डील करना आ गया है क्योंकि 12 इयर्स हो गए। हर तरीके की सिचुएशन आपके सामने आके खड़ी हो जाएगी, आपको उसको डील करना आना है। हम कहते हैं कि हमने चेंज करा है, लेकिन अब हम अभी भी हम चेंज नहीं हुए हैं। वीसी फंड के बोर्ड पे वुमन है, लेकिन पीछे से कोई और उसको वो कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है। मैंने कितनी फीमेल फाउंडर्स मेरे पास आएंगी, आज कुछ डिस्कस करेंगी, हमने डिसाइड करा, घर जाके वो पूरा चेंज होता है। तो आई थिंक वो खुद से जब तक हम डिसीजन नहीं ले पाते, मैंने खुद से डिसीजन लिया, खुद से स्टैंड लिया, मैंने अपने टर्म्स पे सब करा, तो इसलिए सब हुआ। लोगों को बहुत ये लगता है कि ये थोड़ा वो मतलब इट्स नॉट लाइक अ गुड थिंग फॉर अ वुमन टू डू दिस, बट आई थिंक इट्स अ गुड थिंग, बिकॉज आप कब तक एक लूप में चलते रहोगे। यू हैव टू जैसे आपने देखी होगी MS धोनी, अगर आपने देखी है, he is very uncomfortable with his internal self. Right. Why? Because he feels that he is not getting something that he deserves. उसको तब ये नहीं पता होता है कि क्रिकेट है या क्या है। He is not in that role of TC. He is not comfortable. He feels that he is not meant for this. वो हर एक की लाइफ में ये एक सिचुएशन आती है, they feel that they are not meant for this, they are meant for something else. And जब वो when you get that, आपका देखोगे पीस ऑफ माइंड, आपका परफॉर्मेंस, आपका सब एक अलग तरीके से चलता है। तो एग्जैक्टली वही मेरे साथ हुआ है कि मेरा एक अलग तरीके से ही सब चला, बिकॉज मेरे को अपना पर्पस मिल गया था। तो जब किसी को, आई थिंक एवरीबडी शुड लुक फॉर देयर पर्पस, उससे आपकी ग्रोथ फास्ट होगी। अभी कितनी बड़ी टीम है? अभी हमारी 15 मेंबर्स टीम है। ओके, गुड़गांव में ही ऑफिस है? गुड़गांव में वीवर्क में ऑफिस है। ओके, सो वंदना मैम, मैं आपसे ना एक सिचुएशन डिस्कस करना चाहता हूँ। ना द सिचुएशन इज, और ये ना कोविड के आसपास बिल्डअप हुई है सिचुएशंस, और सिंस आई स्पीक टू लॉट ऑफ फाउंडर्स ऑन अ डेली बेसिस, स्पेशली जब से हमने ऑटोमेशन सेट किए हैं, तब से 8 से 9 फाउंडर्स के साथ हम डेली बात करते हैं। कुछ
फाउंडर्स ऐसे हैं जिन्होंने कोविड में लॉसेस देखे, लॉसेस भी बड़े थे, छोटे लॉसेस नहीं थे, एंड उसके बाद एक प्रॉब्लम उनके साथ आ रही है कि अभी तक वो उन लॉसेस से ना कहीं रिकवर नहीं कर पाए हैं। दैट मीन्स दे आर समवेयर स्टक इन दैट लूप, जहाँ पे जो आता है वही लगा दिया, देन फिर कमाया, फिर आया लगा दिया, तो वो उस लॉस से रिकवर नहीं कर पाए, वो डेट से बाहर नहीं आ पा रहे हैं और बिजनेस बिल्ड नहीं हो पा रहा। इस कंडीशन में कहीं से उनको क्या ऐसी इन्वेस्टमेंट्स आ सकती हैं ताकि वो एटलीस्ट अपने ग्रोथ पाथ को वापस सेट कर सके और ये लॉसेस से रिकवर कर सके? हाँ, एक तो पहले जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से होती है। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी होता है, वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है। जो हमने सोचा वो हमने अट्रैक्ट करा। अगर हम आज फियर सोच रहे हैं तो हमने फियर अट्रैक्ट करा। प्रॉस्पेरिटी के बारे में सोचेंगे तो हम प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट करेंगे। ये हर पर्सन टू पर्सन पे डिपेंड करता है कि उनकी सोच क्या है। अब अननोइंगली उस फाउंडर ने ये अट्रैक्ट करा है, डेट, लॉसेस। अब उसको इससे बाहर निकलना है, ही हैज टू वर्क ऑन हिज माइंड। उसके लिए ही मस्ट रीड द बुक पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड एंड ही शुड अट्रैक्ट द थिंग्स इन द राइट मैनर। एक तो ये वन इज दिस। सेकेंड इज दैट आप ओडी ले सकते हैं। बहुत सारी अनसिक्योर्ड ओडी मिलती है मार्केट में, बैंक्स और एनबीएफसीज के थ्रू, और बहुत अच्छे 3-4 साल तक आपको मिल सकती है वो। जितना आपने यूज़ किया उस पे आपको इंटरेस्ट देना होता है, तो आप एक वो ले सकते हैं। दूसरा, आपके नेटवर्क में कोई, आपका जो एक्चुअल कैपिटल होता है वो आपका नेटवर्क होता है, ह्यूमन कैपिटल। आपका फाइनेंशियल कैपिटल नहीं होता। आपके नेटवर्क में कोई वेल्दी पर्सन है, आप उससे बोरो कर सकते हैं और अपने आप को स्केल अप करके फिर उसको रिटर्न कर सकते हैं। एक ये तरीका है। बाकी इक्विटी इन्वेस्टमेंट इज अ रिलेशनशिप गेम। आपका किसी वीसी फंड के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, ही विल पुट इन मनी इररिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग। अगर क्या आपने रिलेशनशिप ऐसे बिल्ड करे हैं, जैसे हमारे रिलेशनशिप विद एमडीज ऑफ द फंड्स के साथ है। हम जो डील लेके जाएंगे वो उनको देखेंगे भी, चेकआउट भी करेंगे, अनलेस उसमें बहुत ज़्यादा कोई लूप होलो फिर वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये सारे फैक्टर्स से उनको मनी वो रेज कर सकते हैं। एंड फर्स्ट थिंग इज ही हैज टू वर्क ऑन हिज माइंड। तो पहले वो ये किताब जरूर पढ़ें। वी हैव टू एक्चुअली वर्क ऑन आवर माइंड, कि जैसे मैंने आपको बताया, व्हेन वी वर्क ऑन आवर माइंड, वी फोकस ऑन आवर सेल्फ, वी अट्रैक्ट द राइट थिंग। कहीं ना कहीं हम ही बैड थिंग को अट्रैक्ट कर लेते हैं। जैसे अगर आप सुबह से सोच रहे हो कि आज मेरी टक्कर हो जाएगी, तो आपकी टक्कर हो जाएगी। अगर आप सुबह से ये सोचोगे आज तो बहुत ट्रैफिक होगी, तो ट्रैफिक होगी। आप नॉर्मली सुबह उठ के ये सोचोगे आज मैं कोई येलो बटरफ्लाई दिख जाएगी, तो आपको दिख जाएगी, क्योंकि आप ही ने उसको अट्रैक्ट करा है। कोई आपका फ्रेंड है जिससे आपने बहुत सालों से बात नहीं करी है, अचानक से आप उसके बारे में जस्ट सोच रहे हो कि ना मैंने इससे ना बहुत टाइम से बात नहीं करी है, आपको उसका कोई मैसेज आ जाएगा, कोई फोन कॉल आ जाएगा, कोई आपको इंडिकेशन आ जाएगा। तो ये कैसे हुआ? ये आप ही ने यूनिवर्स से अट्रैक्ट करा। पहले आप अपने यूनिवर्स से आप अपने आप को अलाइन करो, तो फिर आपको क्या लगता है, मेरे ऊपर डेट्स नहीं थे, मेरे पे बहुत सारे डेट्स थे, बट मैंने उनको अपने आप ही क्लियर करा क्योंकि मैंने अपने पे वर्क करा। तो आप सोचोगे यूनिवर्स आपको वही देगा। तो यू हैव टू, वो जो लूप में फंसे हुए हैं वो पार्शियली अपने स्पिरिचुअल गैप की वजह से फंसे हुए हैं, वो उसको क्लियर करेंगे तो उनका वो गैप क्लियर होगा, उनकी वाइब्रेशन स्ट्रांग होगी, ही विल अट्रैक्ट लॉट ऑफ थिंग्स इन हिज लाइफ। और कभी कभी वी आर लुकिंग एट क्लोज डोर्स, वहां पे हमें नहीं देखना क्योंकि हम उसी डोर को बार बार नॉक कर रहे हैं, एंड इसीलिए हमें जो करेक्ट पाथ है वो नहीं मिल रहा। जब हम दूसरी तरफ देखेंगे तो यूनिवर्स हैज ऑलरेडी ओपन लॉट ऑफ डोर्स फॉर अस। वी हैव टू एक्चुअली बिलीव इन आवरसेल्फ। ये लूप उन्होंने ही खुद के लिए क्रिएट करा है। ही और शी ओनली नोज हाउ टू कम आउट ऑफ इट। कोई और उनको ऐसे खींच के नहीं निकाल सकता। जैसे आपको कोई आके कोई प्रिंस नहीं आएगा कोई शाइनिंग हॉर्स पे, आ जाओ मैं आपका हेल्प करता हूँ। ये कोई कोई स्टोरी नहीं है, फेरी टेल नहीं है, रियलिटी है। आपको उसी को फेस करके आपको उसमें से खुद ही निकलना है। करेक्ट। तो ये सब सिचुएशन उन्होंने ही खुद क्रिएट करी, तो दे ओनली हैव टू कम आउट ऑफ इट। करेक्ट। क्या इनिशियली करना चाहिए?
पहले तो आप अपने माइंड को मतलब फिक्स मेरे करो। को जानना है सबसे पहला स्टेप क्या हो सकता है? फर्स्ट स्टेप, आप अपने माइंड को फिक्स करो। कीप योर माइंड इन सेंटर। अगर आपका माइंड सेंटर में नहीं होगा तो आपका सब कुछ रॉन्ग होगा। जब तो फर्स्ट आप अपने माइंड में क्लैरिटी लाइए। आपका माइंड ही क्लियर नहीं है हर चीज से, माइंड स्टेबल नहीं है, माइंड में फ्रस्ट्रेशन के थॉट्स हैं, एंग्री थॉट्स हैं, तो सब कुछ आपको वैसे ही दिखता जाएगा। जैसे जैसे आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी, पॉजिटिविटी आएगी, आप शिफ्ट देखते जाएंगे। यू हैव टू क्रिएट दैट शिफ्ट इंटरनली। वो शिफ्ट आपके अंदर क्रिएट होता जाता है। फिर आपको मतलब यू हैव टू फाइट, यू कैन नॉट ऑलवेज बी फेयरफुल। आज आप बार बार ये सोचोगे अरे मेरे घर तो चोर आएगा, तो चोर आ ही जाएगा है ना। आप सोचोगे नहीं कुछ नहीं होगा। आपने वो शाहरुख खान का डायलॉग सुना है दैट आप किसी भी चीज को पूरे दिल से करोगे तो आपको यूनिवर्स वही गिव बैक करता है। दैट शुड बी हिज एटीट्यूड। ओके, पहले तो वो ये लिखना शुरू करें, माई डेट इज ऑल क्लियर। पॉजिटिव नोट पे जाए, माई डेट इज ऑल क्लियर, आई हैव क्लियर एवरीथिंग। कि एक जर्नल में लिखना शुरू कर दें, आई हैव नो डेट ऑन मी, आई हैव दिस मच मनी इन माई अकाउंट ऑलरेडी। जैसे जैसे वो ये लिखते जाएंगे ना, उनका क्लियरेंस होता जाएगा और उनको रास्ते मिलते जाएंगे क्लियरेंस के। तो ये है। और लोगों को ऐसा लगता है कि यार क्या इतनी सिली चीज है, क्यों करूं मैं, कि एक बुक उठाई, पेन एंड पेपर उठाया, लिखना शुरू कर दिया। सिली तो है, मतलब किसी कोई एडुकेटेड पर्सन बोलेगा ये तो बहुत सिली चीज है, बट आप अगर ये चीज करते हो, जैसे आज आप 2 पॉट्स का एग्जाम्पल ले लो। एक पॉट में आप रोज पानी डालो और उसको अच्छी अच्छी बातें बोलो, यू आर ब्यूटिफुल, यू आर गिविंग मी रोजेस, यू हैव सो मेनी फ्लावर्स। वो देखोगे राइज होता जा रहा है। एक पॉट को आप ऐसे ही रख दो, पानी नहीं दो, उसको गालियां देते जाओ, तो उसका क्या असर होगा। आप 2 बच्चे ले लो, एक बच्चे को आप अप्रिशिएट करते जाओगे, अरे यू आर दिस, यू आर दैट, वो बच्चा और ब्लूम करेगा। एक बच्चे को आप बोलते जाओगे यू आर दिस, यू आर स्टूपिड, यू आर इडियट, यू आर दिस, तो वो क्या करेगा, वो उसी में वो सोचता रहेगा कि सबकॉन्शियसली उसके अंदर ये हो रहा है, उसी में प्रॉब्लम है। हाँ, मैं अगर आपको ये बोलती रहूं यू आर नॉट केपेबल, यू कांट डू दिस, आपके तो बस की कुछ नहीं है, आप दोनों देर के लिए सोचोगे हाँ ये मैम तो कह रही है मेरे शायद बस की कुछ नहीं है। लेकिन जब आप खुद पे बिलीव करोगे, आपको पता है मुझे कितने लोगों किसी ने मुझे कहा था आई डोंट नो हाउ टू मैनेज मनी। मेरे को जो फर्स्ट अवार्ड मिला है वो इसी का मिला है कि टॉप 10 women लीडर्स इन वेल्थ मैनेजमेंट। एक आदमी ने मुझे कहा था आपके बस की कुछ नहीं है। हाँ, आज उनका सब कुछ फिनिश्ड हो गया और मैं मतलब आप देख ही रहे हो मैं टॉप पे पहुंच चुकी हूँ। तो आपको किसी को कुछ प्रूव नहीं करना, आपको उस चीज को हटाना है। डोंट लेट दैट सीप इन यू। हम क्या करते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस इसलिए ब्रेक होता है बिकॉज हम सालों से हमारे अंदर कंडीशनिंग है। Correct. हम ये बोलते हैं पैसे पेड़ पे नहीं है। नहीं, क्यों नहीं है पेड़ पे, हैं। आप ऐसे इमेजिन करो अनरियलिस्टिक कि हैं पेड़ पे, हम तोड़ के ले सकते हैं, तो आपको और डबल मनी आएगा कि मनी बहुत हार्ड है टू अर्न। नहीं, मनी इज वेरी इजी टू मेक। तो आपको उसी तरीके से इजीली मनी आएगा ना। अपने मनी के लिए हम लोग को बचपन से कंडीशनिंग सिखाई जाती है। पिंक इज फॉर गर्ल्स, ब्लू इज फॉर बॉयज, दिस इज फॉर दिस, लाइक। तो आपको वो कंडीशन को तोड़ना है। जैसे ही आप उसको तोड़ोगे, आप उसके लूप में से निकलोगे। अप्रिसिएशन जो है, आज आप किसी को मोटिवेट करते रहोगे, अप्रिशिएट करते रहोगे, तो उसको खुद भी दे विल फील गुड अबाउट देमसेल्व्स एंड दे विल वर्क टुवर्ड्स द बेस्ट। जैसे स्टूडेंट्स होते हैं क्लासरूम में, आप किसी बच्चे को बहुत अप्रिशिएट करते हो तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करते हैं। वैसे ही ह्यूमंस भी होते हैं। इसीलिए हमें जर्नल राइटिंग करनी है, क्योंकि हम अपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में करते हैं। आलिया भट्ट मिरर टेक्निक्स करती है, बहुत सारे लोग, आप अंबानी इसको देख लो, वो बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेयर्स करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोग वास्तु में बिलीव करते हैं। क्यों? बिकॉज हर चीज की एक एनर्जी होती है। आप देखोगे अभी अक्षय तृतीया आया था, सबने अपना हाउस क्लीन करा था, ये करा था। हम क्यों बोलते हैं कि लक्ष्मी तभी आती है जब हमने बहुत सारी क्लेanलीनेस करी हो। क्लेanलीनेस में बहुत सारी चीजें होती है। हमारे फोन में क्लटर होता है, आपने 10 लोगों के नाम हटा दिए, 10 फोटोज हटा दिए, तो वो भी आप एक क्लटर को क्लियर कर रहे हो। आपने अपना कबर्ड क्लियर कर दिया, आपने अपने सराउंडिंग्स को क्लियर रखा,
वैसे ही अपने माइंड के क्लटर को क्लियर करना होता है, इसीलिए हम अट्रैक्ट करते हैं। तो जो वो लूप में फंसे हुए हैं वो भाई साहब, वो इसीलिए फंसे हुए हैं, वो खुद की वजह से। उनको पहले उस लूप से निकलना है, उसके लिए उनको पहले अपने माइंड को सॉर्ट करना है, फिर धीरे धीरे उनकी सब चीजें, उनके वो डोर्स अपने आप खुलते जाएंगे। ऐसे होता है। ओके ओके। सो वंदना मैम, मेरे को अब एक जानना है कि एक इन्वेस्टर जो है ना, वो किस तरीके से फाउंडर्स को अप्रोच करते हैं। मतलब जब फाउंडर ने ऑब्वियसली उनको अप्रोच किया, बट इन्वेस्टर उसको किस तरीके से देखता है ताकि वो इन्वेस्टमेंट के लिए आगे परस्यू कर सके उनके साथ। जैसे कि वो स्टेबल माइंडेड हैं कि नहीं, उन्होंने क्या क्या पिछला काम करा है, उन्होंने कैसे स्केल अप करा है, उनके कितने फाउंडर्स हैं, क्या कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स हैं। तो से फॉर एग्जांपल कि चलो ठीक है, अच्छे आईआईएम से या आईआईटी से पास आउट है, हाँ। तो उनको इन्वेस्टमेंट मिलना थोड़ा इजी हो जाता है। हाँ, कोई ऐसा जो उन स्कूल से पास आउट नहीं है, उन कॉलेजेस से नहीं है, बहुत छोटे स्कूल से पास आउट है, उनके लिए तो फिर मुश्किल होगा। नहीं ऐसा नहीं है, बहुत सारे डायनामिक हैं उसमें भी। वो कैसे अप्रोच करते हैं इन्वेस्टर्स को, कैसे पिच करते हैं, कैसे स्केल अप का अपना वर्जन दिखाते हैं, उनकी टीम में कितने अच्छे लोग हैं, वो सबसे कैसे चलते हैं, उन्होंने किसी से मनी फ्रॉड नहीं करा है, वो सब एड ऑन होता है, तब इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्ट करते हैं। और एक बेसिक थिंग होता है, जैसे आप घर पे चलेंगे वैसे ही आप अपने ऑफिस में चलते हैं, कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट होता ही है। वही जो मैंने आपको बताया था, आपकी कंडीशनिंग क्या है, आपका माइंडसेट क्या है। क्या आपका माइंडसेट ऑलवेज नेगेटिव है, तो आप वो नेगेटिव माइंडसेट आपका वर्क प्लेस पे कैरी फॉरवर्ड होगा। आपका माइंडसेट और एटीट्यूड पॉजिटिव है, तो वो सब जगह होगा। आप में रेजिलियंस कितना है, आप में पेशेंस कितना है, आप कैसे किसी से बिहेव करते हो, कैसे किसी से रिवर्ट करते हो, आप किस तरीके से बात करते हो। तो आई थिंक ऑल दीज थिंग्स डिपेंड ऑन एवरीथिंग। आप ये नहीं है कि बस यू नो एवरीथिंग इज नॉट अबाउट मनी ऑल्सो। हो सकता है वो स्केल अप कर रहे हो, बट वो फाउंडर का ही कुछ वो हो। एक फाउंडर था जो हमारे पास जकार्ता से आया था, और उसने बोला वो पहले इन्वेस्टर्स के ऊपर वो थोड़ा सा शाउट कर लेता था। Who are you? What have you done? फाउंडर इन्वेस्टर पे शाउट करता था, What have you done? What is your track record? तो दैट्स नॉट द वे। आप 3-4 मिलियन इन्वेस्टर से ले रहे हो, आप किसी भी बिजनेस पर्सन से इस तरीके से जो बिहेव कर सकते हो, जैसे आप ये बिहेव तो आपको किसी से भी नहीं करना चाहिए। आप शार्क टैंक में देखेंगे, बहुत इंसल्ट करते हैं लोगों की, उससे लोगों का बहुत कॉन्फिडेंस टूटता है। तो आप किसी भी, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, यू जस्ट वॉक अवे। यू डोंट हैव टू गिव बैक, यूनिवर्स गिव्स बैक। यू जस्ट वॉक अवे, यू डू योर ओन थिंग। यू डोंट नीड टू, मतलब आपको अगर कोई बदतमीजी कर रहा है, यू डोंट नीड टू टॉक टू दैट पर्सन। बट आपको ऐसे, आप भी अगर बदतमीज हो, वो भी बदतमीज है, तो आई मीन आप दोनों में डिफरेंस ही नहीं रहा। तो यू हैव टू, हमारे पास एक फाउंडर आया था, वो हमारी टीम को कॉल पे डांट रहा था, और थोड़े से बैड वर्ड्स बोल रहा था। तो मैंने अपनी टीम को बोला, यू लीव द कॉल। मैंने बोला, सर यू कैन नॉट टॉक टू माई टीम लाइक दिस, यू कैन टेक योर मनी बैक, बट यू कैन नॉट टॉक टू माई टीम लाइक दिस। फिर उन्होंने हाथ पैर जोड़ के मेरे से अपना काम कराया था, सॉरी बोल के। तो यू नो हाउ यू बिहेव रिफ्लेक्ट्स ऑन। एक इन्वेस्टमेंट बैंकर मिले थे मुझे ताज की लॉबी में, और एक हमारे पास पेट की कंपनी आई थी। तो मे बी दैट पेट कंपनी वांटेड टू शिफ्ट टू अस फ्रॉम दैट इन्वेस्टमेंट बैंकर। अब मुझे पता नहीं था कि इज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर, बाद में मुझे पता लगा था। तो ब्रेकफास्ट मीटिंग पे ही हैड कम विद अ ग्लास ऑफ वाइन एंड एक बुक थी। बोला, यू नो आई हैव डन फुल रिसर्च ऑन यू। मैंने कहा, यू कैन डू अ थीसिस ऑन मी, यू नो। तो वो इतना शेक्ड अप था कि हाउ इज शी डूइंग। तो आप मतलब यू डोंट हैव टू रियली लिसन टू थिंग, एंड आई लिटरली वॉकड अवे फ्रॉम दैट मीटिंग। फिर उसके बाद दोनों सन और फादर ने मेरे को 3 months मनाया कि प्लीज पिक अवर प्रोजेक्ट, वी आर सॉरी फॉर व्हाट हैज हैपेंड। फिर मैंने डबल पेमेंट मांगी, मुझे डबल पेमेंट भी मिली, और मैंने उनको करके भी दिखाया। बोला, ये सब तो हमें पता ही नहीं था कि ऐसे होता है। मतलब इतना उस इन्वेस्टमेंट बैंकर ने उनको फूल कर दिया था। तो
you cannot, matlab you have to be firm, polite, and walk away from situation that is meaningless, and then you will rise up. You don't have to be rude in a business. So this is also what investors look at. जैसे मैंने आपको बताया, एक फाउंडर ने इन्वेस्टर को मेल कर दिया, माई डॉग इज सिक, तो उसने कहा आई एम नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट, यू आर वेस्टिंग माई टाइम. आप कॉल पे ही नहीं आ रहे. करेक्ट. आपने कॉल टाइम दिया है, पहले से स्केड्यूल्ड है. यू आर वेस्टिंग एवरीबडीज टाइम ना. एवरीबडीज टाइम इज प्रेशियस. करेक्ट. करेक्ट. मेरे एक मेंटर थे जो बोलते थे दैट एवरी मिनट if you have not earned, that means that is something wrong. You have to make use of every minute. तो वो बात मेरे दिमाग में आज तक है कि मेरे को लगता है कि वेस्ट टाइम नहीं करना फालतू थिंग्स पे. मूव ऑन. वी हैव 10 other things to do. करेक्ट. 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 इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, क्योंकि जैसे आपने बताया कि उस इन्वेस्टमेंट बैंकर ने बहुत ज़्यादा फूल बनाया. ठीक है. नाउ सोशल मीडिया का भी यही है. ठीक है. सोशल मीडिया में इंफॉर्मेशन भी है, बट सोशल मीडिया में मिस इन्फॉर्मेशन भी है. ना आई वांट टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके की साइकोलॉजी लेके कभी कभी आपके पास फाउंडर्स आते होंगे, राइट? क्योंकि सोशल मीडिया से मिस इन्फॉर्मेशन उठा के आपके पास कनेक्ट करना है, कनेक्ट करके वो अनरियलिस्टिक डिमांड्स रखना जो या तो शायद पूरी नहीं हो सकती या शायद वो स्टेज पे नहीं है. तो ऐसी इन्फॉर्मेशन, ऐसी लाइक ऐसी रिक्वायरमेंट्स या इंक्वायरीज आती हैं. हमारा एक इन्वेस्टर ग्रुप है जिन्होंने बहुत सारे फाउंडर्स को ड्यूप करा था, ये बोल के कि वो इन्वेस्टमेंट्स करेंगे. अच्छा. और वो उनसे डीडी के पैसे लिए जा रहे हैं. Okay. और यही उनका बिजनेस मॉडल है. तो उन्होंने ऐसे बहुत सारी कंपनीज के साथ करा था. तो इस केस में हमारे जैसे इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं जो हर चीज को शॉर्टलिस्ट करते हैं. हमने फाउंडर्स को शॉर्टलिस्ट करा है और हम इन्वेस्टर के पास लेके, हमने इन्वेस्टर को शॉर्टलिस्ट करके फाउंडर के पास ले जाते हैं. Okay. तो ये भी है. और जैसे हम पहले से ही अपना स्कोप ऑफ वर्क बता देते हैं कि दिस इज आवर स्कोप ऑफ वर्क. अब वो क्या अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लेके आएंगे तो नेचुरली वी हैव टू पिन देम डाउन. तो वो हर चीज में आपको एक्सपेक्टेशन, जैसे आपका भी जो पॉडकास्ट है, आप पहले बताओगे कि ये हम ये 10 थिंग्स आपके लिए करेंगे. मैं अपने क्लाइंट को बताऊंगी हम ये थिंग्स करेंगे, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा. दैट मीन्स हम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं ना. तो उनको पिन डाउन करना बहुत जरूरी होता है. आपको एक्सपेक्टेशन पहले से ही सेट करो. आप स्कोप ऑफ वर्क बना लो, आप एक MOU बना लो, सेट योर एक्सपेक्टेशंस, फिर कभी भी मिस्टेक नहीं होगी. बिकॉज अगर आप ओवर वो कर दोगे कमिट और यहाँ आप अंडर कर दोगे तो वहीं पे बैकफॉल होता है. करेक्ट. वो बहुत जरूरी होता है एक्सपेक्टेशन सेट करना. करेक्ट. ठीक है. इन्वेस्टर्स की साइकोलॉजी समझना चाहता हूँ मैं. बेसिक जनरल इन्वेस्टर साइकोलॉजी क्या रहती है? जैसे ही वो एक, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इन्वेस्टर के लिए ये बिजनेस है. इन्वेस्टर चाहता है कि आज मैं पैसा दूँ, कुछ टाइम में मैं एग्जिट करूँ पैसा बना के, राइट? जहाँ उसको पैसा बनता हुआ नहीं दिखता, वहाँ पे क्या साइकोलॉजी बन जाती है इन्वेस्टर की? अब इन्वेस्टमेंट कर ली, वहाँ से वो एग्जिट नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ इन्वेस्टर्स बहुत अच्छे होते हैं, वो और इन्वेस्टमेंट कर देते हैं उस कंपनी में, उसको हेल्प कर देते हैं विद देयर नेटवर्क एंड अदर थिंग्स स्केल अप करने में. अब कुछ है जो उसमें स्टक हो जाते हैं. अब जब तक फाउंडर ने स्केल अप नहीं करा वो एग्जिट नहीं ले पाते हैं. तो वो एक फिर टिफ क्रिएट हो जाता है फाउंडर और इन्वेस्टर में कि उसको एग्जिट चाहिए, इसको एग्जिट नहीं मिली, तो फिर कोई दूसरा इन्वेस्टर ले आते हैं और फिर ये वाला इन्वेस्टर एग्जिट कर लेता है. तो पैसा तो गया फिर उसके साथ. हाँ, पैसा तो चला जाता है. अब नेक्स्ट इन्वेस्टर के साथ टिफ हो जाएगा. हाँ, ऐसे होता है बहुत सारे फाउंडर्स का. लेकिन फिर ऐसे फाउंडर्स में बहुत सारे इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट नहीं भी करते हैं. करेक्ट. लेकिन प्रोसेस यही होता है. हाँ जी. क्योंकि ये भी अगेन ये एक लूप है ना, क्योंकि पुराने इन्वेस्टर को निकलना है, नया इन्वेस्टर आएगा वो पैसा लेके चला जाएगा. हाँ. पुराने इन्वेस्टर तो चला गया, नए के साथ टिफ हो गया. हाँ. क्योंकि पैसा खत्म, फिर मनी इन बैंक जीरो हो रहा है. मनी इन बैंक जीरो हो रहा है. करेक्ट. इसीलिए आप ना स्केल अप पे ज्यादा अगर ध्यान देंगे ना फाउंडर्स, बहुत सारे फाउंडर्स जैसे मैंने कहा इन्वेस्टर्स पे ध्यान दे रहे हैं कि हमें यहाँ से मनी चाहिए, यहाँ से ऐसा चाहिए. आप पहले स्केल अप भी तो करो. आपने क्या करा? हाँ, वो पैसा लेके आपने क्या करा? आपने उसको कैसे यूटिलाइज करा?
You know, you cannot use the investors' money to buy a house, to buy a car, to treat. तो आप ट्रस्ट ब्रेक कर रहे हो. You have to use it as a business money. आप सैलरी ले सकते हो बिजनेस में से, आप सैलरी ले लो, उससे फिर आपको जो बट वो भी रीजनेबल होना बहुत जरूरी है ना. वो मतलब एक सेट होती है कि आप शुरू से इन्वेस्टर को बोलो मेरे ये खर्चे, मैं इतनी सैलरी लूंगा ही लूंगा, तो इन्वेस्टर कभी मना नहीं करता. ओके. आप अपनी सैलरी से करना है करो. जो आपको सैलरी मिल रही है कंपनी से, आप उससे जो करना है करो. हाँ, मतलब पर्सनल एक्सपेंसेस आप वहाँ पे रखो. डोंट पुट इट ऑन कंपनी. हाँ, वही. अगर वो ब्लू स्मार्ट पे यही करते तो वो उनका बहुत अच्छा चल रहा था. ब्लू स्मार्ट तो ब्लू स्मार्ट की वजह से तो हमने गाड़ी चलानी छोड़ दी थी कि चलो ब्लू स्मार्ट से चले जाएंगे. बहुत सारी विमेन फाउंडर्स को बहुत हेल्प हो गई थी उससे, वो उनका बिजनेस स्केल अप हो गया था. इनफैक्ट सिर्फ वुमेन फाउंडर्स नहीं, ऑलमोस्ट गुड़गांव के तो ऑलमोस्ट हर बंदा सिर्फ उन्हीं को यूज कर रहा था. उन्हीं को यूज कर रहा था. वाज सच अ गुड थिंग. मैंने भी बहुत यूज करा. मैंने रात की कैब्स भी बहुत सेफली करी है, मुझे कभी इशू नहीं आया. बट ये था कि ऐसे बैकफॉल हो गया, तो वो नहीं होता तो बहुत अच्छा रहता. मतलब मुझे ऐसे लगा कि मेरा थोड़ा सा मतलब अब मुझे वापस से उबर ड्राइवर से जगल करना है. हिट हुआ था वो. हाँ, क्योंकि हमेशा उबर ड्राइवर्स के साथ आपका झगड़ा होता है. उनके साथ तो रहता ही है. बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है. ये चक्कर है. वो एसी नहीं चलाएंगे, वो स्पिट करेंगे, वो आपको शीशा में से देखेंगे. ये है. ब्लू स्मार्ट इस मामले में बहुत अच्छी. हाँ जी. करेक्ट. सो आपसे जब मेरी फर्स्ट टाइम डिस्कशन हो रही थी ना, उसमें आपने मेरे को एक चीज़ बोली थी कि 70 to 80% जो डिसीजंस है फाउंडर्स जो है वो ईगो में ले लेते हैं, और जिसकी वजह से वो कंपनी के स्पेसिफिक नहीं होते डिसीजन, वो पर्सन स्पेसिफिक हो जाते हैं, जिनकी वजह से सबसे बड़ा हिट आता है. राइट. अब ये हिट जो है वो बिफोर इन्वेस्टमेंट भी आ सकता है, ये हिट जो है आफ्टर इन्वेस्टमेंट भी आ सकता है. इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टर्स बिफोर इन्वेस्टमेंट अगर ऐसा कोई हिट देखते हैं, वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, क्योंकि उसमें तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा फाउंडर को पैसा देना. देखो, बहुत सारी चीजें एंड मोमेंट पे पता लगती हैं. डीडी पे आपकी सारी कहानी बाहर आ जाएगी. ओके. डीडी इसलिए ही होती है, और डीडी करी जाती है, पीसी फंड ही डीडी करता है. हम लोग डीडी नहीं करते. तो उस पे जो आपका जो भी कहानी आएगी उसके बेसिस पे ही आपको इन्वेस्टमेंट मिलेगी. और आजकल एक रिस्क कमेटी भी बैठती है, एक इन्वेस्टमेंट कमेटी भी बैठती है, जो सारे फैक्टर्स को पहले से ही चेक कर लेती है. ओके. तो इसी वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं होती है. और ये भी है कि कभी कभी एक्चुअली क्या होता है, आपने लास्ट मिनट MIS पे एक नंबर बदल दिया, आपको लगा किसको पता नहीं लगेगा. तो ट्रांसपेरेंसी इज द की. आप जितना ट्रांसपेरेंट रहोगे अपने इन्वेस्टर के साथ, उतना आपके लिए बेटर है. चाहे लॉसेस भी आप क्लियर रखो कि ये मेरे लॉसेस हैं, ये है पर मेरा ये प्लान है, मैं ऐसे स्केल अप करूंगा. तो इमीडिएटली इन्वेस्टर बोलेगा कि एटलीस्ट ये ऑनेस्ट तो है. आप झूठ बोल के तो आपको कभी भी मनी नहीं मिलेगा. चाहे आप किसी से भी झूठ बोल के पैसे लेने की कोशिश करके, आपको कोई भी नहीं देगा. आप ऑनेस्ट रहो, ये है. जितना आप ट्रांसपेरेंट रहोगे वो हर चीज में बेटर है. ओके. मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे, कॉन्वेंटो की स्टोरी जानना चाहता हूँ मैं. कॉन्वेंटो कैसे स्टार्ट हुआ, आपका क्या माइंडसेट था शुरू करने के टाइम पे, स्केल अप कैसे किया आपने, और आप भी बूटस्ट्रैप्ड हो, राइट. सो सिंगल पर्सन से शुरू करके 15-16 लोगों की टीम खड़ी करना, ये जर्नी कैसी थी? तो एक्चुअली कॉन्वेंटो का फुल फॉर्म है कंसल्टेंट वंदना तोलानी, इसीलिए वो कॉन्वेंटो नाम डिराइव हुआ है. और नाम थोड़ा लेट हुआ था, उससे पहले 2-3 काम हमने कर लिए थे. उसके बाद पता लगा कि ये नाम चाहिए होता है, इससे सब कंप्लायंस होता है. और नेटवर्किंग इज द की. हमेशा मैंने नेटवर्किंग करी है, मुझे अच्छी नेटवर्किंग करने से काफ़ी बिजनेस आया है. और MDs ऑफ द फंड्स के साथ मेरे पहले से ही कनेक्शन थे, बिकॉज आई वॉज एन MD ऑफ अ फंड. तो दैट हेल्प्ड अ लॉट. तो कॉन्वेंटो की जर्नी 12 इयर्स की रही है. इसमें हमने 450 कंपनीज की हेल्प करी है 45 कंट्रीज में. हमने 5 VC फंड्स की हेल्प करी है. एंड अभी तक हमने 600 मिलियन की फंडिंग हम करा चुके हैं. और हमारा टिकट साइज 1 मिलियन to 100 मिलियन है. हम सेक्टर एग्नोस्टिक हैं. पहले 1-2 लोगों की टीम थी, अब 15 की हो गई है, बिकॉज काम बढ़ते गया. तो इट इज़ अ जर्नी इन इट्स सेल्फ. और
बूटस्ट्रैप करके ही सब हुआ है। हमने किसी से मनी नहीं लिया अभी तक, और फ्यूचर में भी हम कोशिश करेंगे कि नहीं लें। बट हमें एक दो इन्वेस्टर्स ने अप्रोच करा था, वी वांट टू पुट मनी इन कॉन्वेंटो, तो हमने मना कर दिया था। अच्छा, क्योंकि रीज़न बिकॉज से ज़रूरत नहीं पड़ी कि इन्वेस्टमेंट्स उठाने की, बिकॉज अभी तो सब ठीक ही चल रहा है, और सर्विस इंडस्ट्री को वैसे भी इन्वेस्टमेंट्स नहीं मिलती है। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट बैंक उठा के देख लेंगे, उसको इन्वेस्टमेंट नहीं मिली है, या तो वो अपने नेटवर्क से ले ले, HNIs वगैरह। बट सर्विस सेक्टर को इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं देते इन्वेस्टर्स? मतलब अल्टीमेटली ग्रोथ तो उनका भी हक है, और अगर इन्वेस्टमेंट से ग्रोथ मिल सकती है तो क्या दिक्कत है? प्रोडक्ट नहीं है ना, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है इसमें, कोई प्रोडक्ट, कोई टेक्नोलॉजी, कोई AI, ऐसा कुछ नहीं है। बट जैसे मार्केटिंग इंडस्ट्री पूरी सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है, राइट? और मार्केटिंग इंडस्ट्री के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि एक टाइम के बाद पैसा चाहिए स्केल करने के लिए, राइट? ना पैसा आता है ना स्केल हो पाते हैं, वो स्टैग्नेशन पे फंसे रह जाते हैं। रिलेशनशिप इज द की। आप फंड वगैरह से रिलेशनशिप बिल्ड करें तो आपको फंडिंग मिलेगी, आप उनको एक्सप्लेन करें। बट मोस्टली मार्केटिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, कोई भी आप सर्विस सेक्टर उठा लेंगे, उनको फंडिंग नहीं मिलेगी, बट वो बैंक्स वगैरह से ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं, OD ले सकते हैं। OD इज द बेस्ट वे। आप 3-4 साल की OD ले लो। तो आजकल तो बहुत सारे ऐप्स हैं जिनसे आपको लोन मिल जाता है, वो आपको ऑफर बता देंगे, ऐप के ऊपर ही बता देंगे, और आपको उसमें से आप ले सकते हो लोन। बजाज फिनसर्व सबसे पहले आते हैं OD के लिए। नहीं, बहुत सारे बैंक्स ODs देते हैं, ओके, और बहुत अच्छी OD फैसिलिटीज देते हैं। वेल, थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट। आई होप आपको ये शूट करने में बहुत मजा आया होगा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। आपका अप्रोच ही बहुत स्ट्रक्चर्ड था, और आपका सब एकदम ऑर्गेनाइज तरीके से हुआ। तो आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विथ योर पॉडकास्ट, एंड आई recommend lots of people to come on your podcast. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Thank you.